बहुत सारे ऐसे कम क्राइम होते हैं जो आपको बुरी तरह से अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं और सोचने पे मजबूर कर देते हैं बहुत कुछ। आज की जो कहानी है वो वैसी ही है। ये वो क्राइम है जिसने एक साथ कई रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए, कानून को लेकर सवाल खड़े किए, जिंदगी और मौत को लेकर इस पे सवाल खड़े हुए। अदालत तक ये बात गई कि क्या जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें जिंदा रहने का या जीने का हक है, तो क्या उसी तरह से मरने का हक है कि नहीं। इस सवाल को भी अगर खड़ा किया किसी ने तो वो इसी केस ने कि एक इंसान जो जिंदा रहता है, जीता है, तो जीने का उसको हक है, लेकिन एक इंसान जब किसी तरह किसी ऐसे हालात में पहुंच जाए, बेहद मजबूरी हो, जहां जिंदगी जो है वो मुर्दे से भी बदतर हो जाए और आप एक लाश की तरह ही जिए, तो क्या ऐसी सूरत में उस इंसान को जीना चाहिए या फिर उसको उस तकलीफ से निजात दिला देना चाहिए। ये अपने आप में एक सवाल था। कहानी अरुणा शानबाग की है। आज अगर अरुणा शानबाग जिंदा होती तो इस वक्त उनकी उम्र करीब 50 और इधर 19, लगभग 70 साल के आसपास होती। लेकिन 23 साल की उम्र में ही जो जख्म झेला और जो कुछ हुआ, वो वैसा बहुत कब सुनने को मिलता है। एक ये भी कहते हैं कि शायद अरुणा शानबाग दुनिया की सबसे ज्यादा मुर्दे के तौर पर जीने वाली महिला थी, जो करीब 42 साल तक कोमा में रही। 42 साल तक सांसें चली, धड़कनें चल रही थी, लेकिन इसके अलावा बाकी सिर्फ जिंदा लाश थी। और ऐसा नहीं है कि अरुणा शानबाग के बाद इस देश में रेप या फिर बलात्कार के घटनाएं नहीं हुई, रुकी, कम हुई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक अजीब सी कहानी थी जिसमें सब कुछ बेहद अजीब था। कर्नाटका के हल्दीपुर एक इलाका है, वहां के उत्तर कन्नड़ इलाके में अरुणा शानबाग की पैदाइश होती है 1948-49 में, और 8 भाई बहन में एक अरुणा शानबाग। 8वीं तक पढ़ाई पर अपनी पूरी करने के बाद अरुणा कर्नाटक से मुंबई पहुंच जाती हैं। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी, और ये कर्नाटक से मुंबई आने के बाद नर्सिंग का कोर्स करना शुरू कर देती हैं, और उस वक्त हॉस्टल में रहती थी। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद मुंबई के ही किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको KEM हॉस्पिटल भी कहते हैं, ये BMC का है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आता है, और वहां पे वो जूनियर नर्स के तौर पर बहाल हो जाती हैं, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। और ये वक्त था जब वो वहां पे ज्वाइन की थी उन्होंने 1971 में वो ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर वही जूनियर नर्स के तौर पे काम करने लगती हैं। उस हॉस्पिटल में एक विंग था जिसमें कुत्तों के ऊपर जो दवा का एक्सपेरिमेंट होता है वो हुआ करता था वहां पे।
तो वो एक डिपार्टमेंट था जिसमें कुत्तों के ऊपर अलग अलग मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और उसी डिपार्टमेंट में अरुणा शानबाग की जिम्मेदारी थी उन कुत्तों को दवा देने की, जो शुरुआती उनकी वहां पे नौकरी लगी थी। तो वो यही काम करती थी। इसके बाद उसी जगह पे जब वो काम वहां पे करती थी, धीरे धीरे चूंकि हॉस्पिटल में काम करने लगी, एक रेजिडेंट डॉक्टर उनके साथ वो नजदीक आती हैं, करीबी होती है, दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। 1973 का वक्त आ गया था, लगभग 2 साल हो गए थे काम करते हुए वहां पे अरुणा शानबाग को, और उसी दौरान ये दोनों डॉक्टर जो थे वहां के रेजिडेंट डॉक्टर और अरुणा, ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेती हैं। और इनकी शादी जो थी वो जो फिक्स होती है वो जनवरी 1974 में, 1974 में, और लगभग 2 महीने के बाद दोनों शादी करने जा रहे थे। इसी दौरान जब ये जहां पे काम करती थी अरुणा शानबाग, वहां पे एक स्वीपर कम वार्ड बॉय वो भी काम करता था, सोहन लाल वाल्मीकि उसका नाम था। यूपी का रहने वाला था, मुंबई गया था, मुंबई में नौकरी की तलाश करते करते वो फिर किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल जो मेमोरियल में पहुंचता हॉस्पिटल में, और वहां वो दिहाड़ी की तरह के तौर पर काम करने लगता है। तो उसके काम की जिम्मेदारी ये थी, एक तो साफ सफाई और दूसरा जो ये जो कुत्तों वाला पूरा डिपार्टमेंट था वहां की साफ सफाई और सारी चीजें करनी। कुछ महीने से ज्यादा हो चुके थे उसको, सोहनलाल को वहां काम करते हुए, और इसके कई बार अरुणा शानबाग और सोहनलाल में लड़ाई भी हुई, क्योंकि अरुणा का कहना था कि वो एक तो काम अपना ठीक से नहीं करता, दूसरा जो कुत्तों के लिए खाना आता था उसके ऊपर ये भी इल्जाम था कि सोहनलाल उस खाने को चुरा लेता था जो कुत्तों के लिए लाया जाता था हॉस्पिटल में। तो इनकी काफी कई बार लड़ाई भी हुई। इसी बीच में एक वर्जन ये भी आया कि सोहनलाल की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और उसने अरुणा शानबाग से बोला कि उसे अपने गांव जाना, छुट्टी चाहिए। पर अरुणा शानबाग ने कहा कि तुम एक तो अपना काम ठीक से नहीं करते और ऊपर से फिर छुट्टी, अगर तुम छुट्टी पे घर गए तो तुम्हारी कंप्लेंट रिटर्न में कर दूंगी। तो एक वो भी गुस्सा। तो ये सारी चीजें थी। तभी 27 नवंबर 1973 को, 27 नवंबर 1973 रात के वक्त करीब 8 बजे के बाद अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाती हैं कपड़े चेंज करने के लिए। जो नर्स के अपने उनकी यूनिफॉर्म थे उसको चेंज करने के लिए उनको वापस घर जाना था, और घर भी नहीं, हॉस्टल। तो जब वो कपड़े बेसमेंट में चेंज करने जाती हैं, वहां पे पहले से ही सोहनलाल मौजूद था, और जब अरुणा शानबाग कपड़े बदल रही होती है, सोहनलाल अचानक वहां पहुंच जाता है, और इसके बाद वो सोहनलाल जो है वो अरुणा शानबाग के साथ हाथापाई करता है, दोनों में झगड़ा होता है, और इसी बीच में वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और फिर चूंकि वो जहां पे ये पूरा जगह थी, जो कुत्तों को चेन से बांधते हैं, वो चेन एक उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, सोहनलाल के पास। तो वो कुत्ते के गले में डालने वाला चेन जो पट्टा है वो अरुणा शानबाग के गले में डाल देता है,
और काबू पाने के लिए अरुणा शानबाग पर उस चेन को बहुत जोर से कस देता है, गले पे कोशिश करता है कंट्रोल करने के लिए। तो जब वो चेन को गले में कसता है तो वो इत्तेफाक से इतना ज्यादा उस पर दबाव और जोर था कि गर्दन की जो नस है वो दब जाती है, खासतौर पर वो नस जो ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई करती है, दिमाग तक जो खून भेजती है। तो उस नस के दबने से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचने से रुक गया, वो दिमाग तक फिर पहुंच ही नहीं रहा था। और उसी पल अरुणा शानबाग फिर बेहोश हो गई और ये कहते हैं कि उसके बाद उसने रेप किया अरुणा शानबाग का और वहां से भाग गया। करीब 10-11 घंटे तक अरुणा शानबाग उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में उसी आलम में बेहोश पड़ी रही। सुबह एक जब दूसरा क्लीनर आया वहां पे, स्वीपर, और वो बेसमेंट में पहुंचता है तो उसने बेहोश अरुणा शानबाग को देखा, शोर मचाया, फिर फौरन लेकर आए और चूंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल ही था वो, इलाज शुरू हुआ। लेकिन जब डॉक्टर ने शुरुआती जांच की तो पता चला कि अरुणा शानबाग ऑलरेडी कोमा में जा चुकी है। फिर जब पूरी सारी टेस्ट की रिपोर्ट आई तो फिर वही पता चला कि जो गले में चेन कसा था उसने, उस चेन की वजह से नस के दबने से ब्रेन में ऑक्सीजन और वो ब्लड की सप्लाई जो बंद हो गई थी। और उसका असर ये हुआ कि वो न सिर्फ कोमा में चली गई बल्कि पैरालाइज भी हो गया और वो कुछ भी मतलब सुनने समझने की जो शक्ति थी वो लगभग खत्म हो गई थी और एक तरह से बस वो जिंदा लाश ही समझ ले। अब जो जिनके साथ, जिस डॉक्टर के साथ शादी होनी थी वो भी सुबह उनको खबर मिली, वो भी पहुंचे और पूरा हॉस्पिटल, चूंकि अरुणा शानबाग एक तो अपने काम की वजह से वहां काफी मशहूर थी, मेहनती, एकदम नई, यंग, तो लोगों को बड़ा शौक भी लगा। फिर धीरे धीरे ये खबर बाहर फैली। फिर मुंबई की जितनी नर्स थी उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया, अपनी सेफ्टी और इसको लेकर मांग की। फिर सरकार ने उनको आश्वासन दिया। फिर पुलिस पर दबाव था किसी तरीके से। फिर चूंकि सोहन लाल के बारे में जानकारी थी, इन दोनों का झगड़ा, और सोहन लाल गायब हो गया था इस इंसिडेंट के बाद, तो सीधा शक भी उस पर गया। तो मुंबई पुलिस ने किसी तरह से सोहन लाल को फिर गिरफ्तार किया इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद। गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने सोहन लाल को सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई। और किस जुर्म में? एक अटेम्प्ट टू मर्डर और दूसरा रॉबरी। उसने जो अरुणा शानबाग ने हादसे के वक्त कान में बालियां और कुछ पहनी रही थी वो उतार कर ले गया था। तो अटेम्प्ट टू मर्डर और सिर्फ रॉबरी के लिए, रेप और इन चीजों के लिए उस पर कोई मुंबई पुलिस ने ना सेक्शन लगाई, ना उस धारा में उसके खिलाफ मुकदमा अदालत तक लेगी, जिसका फायदा हुआ सोहन लाल को। सोहन लाल को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई और 7 साल की सजा काटने के बाद वो जेल चला गया 7 साल की सजा का। इधर अरुणा की हालत वैसी ही थी, धीरे धीरे वक्त बीता। अब चूंकि हॉस्पिटल बीएमसी में था, अब अरुणा कोमा में थी, तो एक और उसके ठीक होने की कोई निशानी, कोई डॉक्टरों के हिसाब से कुछ ऐसा था नहीं, चमत्कार ही हो सकता था। तो वक्त बीतता जाता है। इधर जो अरुणा के जो फियांसी थे, जिनके साथ शादी होनी थी 2 महीने बाद उस डॉक्टर की, वो भी लगातार पहले हॉस्पिटल आता है, फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। 1-2 साल के बाद भी
अरुणा किसी को पहचान नहीं पाती है, तो वो डॉक्टर भी वहां से फिर निकल जाते हैं, कहीं और जाकर अपनी नौकरी करते हैं। और 3-4 साल के बाद वो डॉक्टर साहब भी अरुणा को भूल जाते हैं, उस हॉस्पिटल में फिर उसे देखने नहीं आते। इधर फैमिली वाले शुरुआत में आते हैं, लेकिन अरुणा की जो बहनें थी मुंबई में, उनकी भी माली हालत ठीक नहीं, तो शुरू में तो देखने आते हैं। फिर जो पूरे फैमिली के लोग थे, भाई बहन सब, बाकी तो फैमिली कर्नाटक में थी, वो भी शुरुआत में कभी कभी आए। उसका तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे एक जिंदा लाश से दूरी बना ली। और इस तरह कुल मिलाकर अब अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के एक रूम में एक बेड पे एक जिंदा मुर्दा की तरह पड़ी रही। धीरे धीरे पूरी फैमिली ने भी छोड़ दिया, जो शुरुआत में देखने आते थे वो भी उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब बीएमसी ने कहा कि एक अरुणा शानबाग की वजह से एक बेड जो है वो परमानेंट और एक रूम वो घिर गया है, तो कब तक इनको रखेंगे। तो कहा गया कि अब इनको ले जाओ या कहीं भेजो फैमिली वालों को। फैमिली वालों ने अपनी मजबूरी जताई, हम गरीबी में कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, कहां दिखाएंगे। तो बीएमसी ने, लेकिन ये था कि अरुणा शानबाग को एक वक्त ऐसा आया था कि इस हॉस्पिटल से हटाना है। उस वक्त उस हॉस्पिटल की जो बाकी नर्सें और डॉक्टर और दूसरे स्टाफ थे, उन्होंने बड़ा एक नेक काम किया और बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ एजिटेशन किया और कहा कि अरुणा शानबाग यहां से कहीं नहीं जाएगी। आखिर में मामला ऊपर तक गया, बीएमसी को भी झुकना पड़ा और फिर यह तय हुआ कि नहीं, अरुणा शानबाग यहीं रहेंगी। उन्हीं हॉस्पिटल की नर्सों ने आपस में तय किया कि वो डेली यूज की ड्यूटी निभाएंगी, क्योंकि ये वो पेशेंट थी जिससे आपको न फीस मिलना था न कुछ था, और वो खुद से न चल सकती है, न बोल सकती है, न कुछ कह सकती है, न इशारा दे सकती है। बट डॉक्टरों का कहना था कि वो एहसास कर सकती थी, बाकी कुछ नहीं। तो शुरुआत में तो उसको कई बार जब नर्सों ने उस कमरे से बाहर, जब वो थोड़ी ठीक हुई कुछ साल के बाद, तो उस कमरे से निकाला उस वार्ड नंबर 4 से और कहा कि थोड़ा बाहर भी व्हील चेयर पे सैर कराते हैं बैठा कर। लेकिन 2-3 बार जब ऐसा हुआ, तो चूंकि अरुणा शानबाग की ये पूरी कहानी मीडिया के जरिए हर लोगों तक पहुंच चुकी थी, तो हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते या उनके साथ जो तीमारदार आते थे, जैसे ही वो अरुणा शानबाग पे नजर पड़ती थी अगर बाहर में, तो वो उंगली करके, इशारा करके एक तरह से लोगों को बताते थे कि देखो ये है अरुणा शानबाग। तो कहते हैं जो उनकी नर्स थी कि जब कोई ऐसी उंगली करके उनकी तरफ इशारा करता था, तो अरुणा शानबाग कोमा में होते हुए भी कहीं ना कहीं अंदर से यह एहसास होता था कि ये उसके बारे में बात कर रही है और शायद उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रही, तो वो बेचैन हो जाती थी। और उस बेचैनी से बचाने के लिए फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, अरुणा को पब्लिक के बीच में नहीं ले जाएंगे और उसी कमरे में रहेगी। और इसलिए उसको एक उसी वार्ड नंबर 4 में रखा गया। उस कमरे में एक खिड़की भी थी, खिड़की के कई बार पर्दे हटाए जाते थे, लेकिन फिर वही है कि वहां से कॉरिडोर से जब पेशेंट या उनके तीमारदार गुजरते थे और ये भी पता था कि अरुणा शानबाग कोमा में किस कमरे में है, तो लोग खिड़की के ऊपर खड़े होकर भी इशारा करते थे। तो उससे भी कई बार अरुणा की तबीयत बिगड़ी। तो फिर यह तय हुआ कि उस खिड़की पे भी कर्टन लगा दिया जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर एक जर्नलिस्ट आती हैं, वो अरुणा शानबाग की जो है के ऊपर एक किताब लिखती, कहानी वहां की नर्सों से सबसे बात करने के बाद। और 2011 में, मतलब इस इंसिडेंट के करीब
34-35 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो एक अर्जी देती हैं कि अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। यूथनेशिया जिसे कहते हैं हम लोग, मर्सी किलिंग भी कहते हैं। और उसकी तर्क ये दी गई कि वो करीब, चूंकि 11 में जब ये हुआ था, आज से 8 साल पहले, तो आप मानिए 42 में से 8, आपने कहा 34 साल हो चुके थे कोमा में, कि वो एक जिंदा लाश है और तकलीफ में है, अपनी तकलीफ बता भी नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। इधर इन लगातार सालों में जो जितनी नर्स थी उन लोगों ने ड्यूटी बना रखी थी अरुणा शानबाग की देखभाल करने की। इस दौरान में उनके बाल बनाए जाते, उनके नाखून बढ़ते, नाखून, कपड़े बदलना, बेडशीट बदलना, नहलाना कभी कभी, और पाइप के जरिए वो खाना देना, ये सारी तीमारदारी चलती रही। और वक्त बीतता गया और उन तमाम हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ एक रिश्ता बन गया अरुणा शानबाग का, और वो एक फैमिली मेंबर सी हो गई। और 1 जून को जब अरुणा शानबाग का जन्मदिन आता था, तो हर इन 42 सालों में 1 जून को अरुणा शानबाग के कमरे में बाकायदा एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, जिसमें अरुणा शानबाग को लता मंगेशकर की आवाज और उनके गाने बहुत पसंद थे, तो उनके फेवरेट गाने म्यूजिक सिस्टम लाकर चलाया जाता था। इसके अलावा फिश करी पसंद थी, तो फिश करी थोड़ा सा मुंह पे टेस्ट कराया जाता था उसका करी। ये सब करके थोड़ा कि चीजें बदले, लेकिन ये एक रूटीन में शामिल थी। तो इधर ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन हालात बदले नहीं। वो जैसे पहले दिन थी 1973 में 27 नवंबर की रात से, वैसे ही धीरे धीरे जब वक्त बीता, लेकिन अरुणा शानबाग की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। इस बीच में इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी किलिंग की इजाजत देने से मना कर दिया। और उसमें तर्क यही दी गई कि ये पहली बार उसके बाद ये मुद्दा उठा बहुत जोरों शोर से, कि क्या एक इंसान को ऐसी हालत में ऐसी जिंदगी से निजात दिलाने के लिए मौत की इजाजत क्यों ना दी जाए। तो इसके ऊपर लेके बहुत सारी बहस हुई थी, लेकिन इस पे जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसने ये फिर जो कहा था वो ये था कि हमारे जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमें जीने के अधिकार दिए गए हैं। तो अगर हम किसी को मर्सी किलिंग या यूथनेशिया इसकी परमिशन दे देते हैं, तो फिर इस आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि हम उसे मरने के लिए नहीं कह सकते। और दूसरा इसमें एक ये भी सवाल उठा था कि अगर ऐसी इजाजत दे देते हैं, तो इससे जो सुसाइड के को लेकर हमारे यहाँ कानून है, ये उस कानून का भी वायलेशन होगा। तो इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया था। हालांकि उससे पहले कोर्ट ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों की एक पहले रिपोर्ट आ जाए, सब कुछ देख लेते हैं। अच्छा, फैमिली की परमिशन जरूरी होती है, लेकिन फैमिली वाले कोई थे नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्सी फैमिली थी एक तरह से। और फिर डॉक्टरों की रिपोर्ट आई जिसमें यह था कि वो कोमा में है, लेकिन सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं। तो लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देने से मना कर दिया। और ये बात है 2011 की। इसके बाद 7 साल और गुजरता है, नहीं 7 नहीं 4 साल, और 18 मई 2015
निमोनिया हो गया था, जो आखिरी रिपोर्ट में आई, और 18 मई 2015 यानी कोमा में जाने के बाद, ठीक 42 साल के बाद 18 मई 2015 को अरुणा शानबाग की उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है जहां वो नौकरी करती थी, जहां उनके साथ रेप हुआ, जहां उन पे हमला हुआ, और जहां के वार्ड नंबर 4 के एक कमरे में 42 साल एक बिस्तर पर एक जिंदा मुर्दा के तौर पर उन्होंने गुजारी। 18 मई 2015 को आखिरकार वो धड़कनें भी बंद हो जाती हैं, वो सांसें भी थम जाती हैं। इसके बाद अचानक फिर उनकी दो रिश्तेदार सामने आती हैं और वो कहती हैं कि इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, जिसके बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्सें एक साथ खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, ये हमारी रिलेटिव है, अरुणा हमारी रिश्तेदार है, 42 साल तक हम लोगों ने इसकी देखभाल की है, इसलिए इसके अंतिम संस्कार का हक सिर्फ हमें होना चाहिए। ये मामला फिर सरकार पुलिस तक गई और कोई कानूनी इसमें अड़चन ना आए, इसलिए एक बीच का समझौता निकाला गया। उनकी 2-3 रिश्तेदारों को भी कहा गया कि आप इजाजत है शामिल हो जाइए, लेकिन आप साथ ही मिलकर अंतिम संस्कार करेंगी। तो सारी तैयारियां, सब कुछ, पूरा किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ, जूनियर से लेकर सीनियर तक, सब ने बड़ी तब बुझे दिल से भारी गम के बीच अपनी 42 साल पुरानी मेहमान को हॉस्पिटल से विदा किया। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ और इस तरीके से 23 साल की उम्र तक होश में रहने वाली और अपने उम्र से 2 गुना, मतलब 42 साल मुर्दा होकर जिंदा रहने वाली अरुणा की कहानी खत्म होती है। ये एक चैप्टर था। अब इधर दूसरी, इसी के साथ 2 कहानियां और चल रही होती। एक, जिस डॉक्टर के साथ 2 महीने के बाद शादी होनी थी, वो डॉक्टर अरुणा शानबाग के साथ इस हुए हादसे के अगले 2-3 साल तक हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, देखते हैं। खुद भी डॉक्टर थे, शायद उन्हें पता था कि क्या होगा, और इसीलिए फिर वो इस हॉस्पिटल का रुख करना भूल जाते हैं और उस हॉस्पिटल के साथ साथ अरुणा को भी भूल जाते हैं। और करीब 5 साल के बाद इस हादसे के, 73 में हुआ था, 78-79 में, वो डॉक्टर साहब अपनी एक नई जिंदगी बसाते हैं, शादी करते हैं। अभी उनकी उम्र करीब 72-73 साल है। मुंबई में ही एक जगह वो अपनी क्लिनिक चलाते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बेशक अरुणा को छोड़कर उससे दूर हो गए, क्योंकि उनकी हालत देखी नहीं गई और कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अरुणा के बारे में जब जहां जहां कोई भी खबर छपती थी, हमेशा उसको फॉलो किया। लेकिन खैर, एक तरफ जिसके साथ 2 महीने के बाद शादी होनी थी, उसने दूरी बना ली। जो अपने रिश्तेदार थे, चाहे वो गरीबी, पैसे, मजबूरी हो, उन लोगों ने भी दूरी बना ली और वो वार्ड नंबर 4 में बिल्कुल तन्हा, अकेली, उन्हीं नर्सों और उन्हीं अपनी जो उनकी साथी बनी हुई थी, उनके साथ थी। तीसरी कहानी इधर चल रही थी कि जब ये पकड़ा जाता है सोहनलाल वाल्मीकि, इसके बाद 7 साल की सजा होती है। 7 साल की सजा काटने के लिए उसको पुणे के येरवदा जेल भेजा जाता है। वहां से ये करीब 82-3 में रिहा हो जाता है और रिहाई के बाद ये गायब हो जाता है। इस बीच में कई लोग इसको तलाशते हैं, कई कहानियां आती हैं। कुछ कहते हैं कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आकर इसने दूसरे नाम से काम करना शुरू कर दिया। एक कहानी आती है कि वो टीबी या एड्स की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच में जब 2015 में अरुणा शानबाग की मौत होती है,
तब मुंबई के एक मराठी न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर, उसको कुछ क्लू मिलता और वो तलाशते तलाशते यूपी पहुंचता, वेस्टर्न यूपी। हापुड़ यहाँ दिल्ली से मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है। वहां का एक गांव है, उस गांव में सोहन लाल को वो ढूंढता है और सोहन लाल से मिलता है। सोहन लाल की कोई मौत नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई। वो हॉस्पिटल के बाद, जो जेल से रिहाई के बाद, वो यूपी पहुंचता अपने घर, और अपने घर के बाद फिर वो अपने ससुराल पहुंच जाता है और ससुराल में ही रहता है। इस दौरान जब वो जेल में था तब उसकी एक बेटी की मौत हो गई बीमारी की वजह से, और उसे ये लगा था कि शायद जो उसने बुरे काम किए हैं ये उसका अंजाम था। और हालांकि उसने ये कहा कि इस हादसे ने उसको झकझोर दिया। इसके बाद उसने सिगरेट, शराब, बीड़ी, नॉनवेज ये सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अरुणा की उस चीज ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि वो आखिर तक यही कहता रहा कि उसने लड़ाई की थी, उसने गले में वो चेन कसा था, बट रेप नहीं किया था। ये उसका आखिरी तक है दावा। तो यहां आता है, अब वो यहां पे उसने एक किसी फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसके 2 बेटे हुए, एक बेटी और हुई, उसकी पत्नी है। और ये सारे लोग यही हापुड़ के पास एक गांव है, वहां रहते हैं। जब उसे उस अरुणा शानबाग की मौत की खबर मिली तब उसने कहा कि उस दिन उसने भगवान से बहुत माफी मांगी और ये कहा कि हो सके तो माफ कर दे, लेकिन उसका ये कहना था कि उसने रेप नहीं किया था। ये जो सोहन लाल है ये उसकी दलील है। लेकिन कुल मिलाकर अफसोसनाक इस जो पूरी कहानी का है वो यही है कि एक हादसा, चाहे गुस्सा हो, रेप हुआ हो, बट एक पूरी जिंदगी को लाश बनाकर रख दी गई, और 42 साल तक वो कोमा में रही, और 42 साल के बाद उसी खामोशी के साथ फिर मौत आती है और मौत होगी। तो अरुणा शानबाग की ये कहानी थी पूरी। अब मैं इससे जुड़े हुए कुछ सवाल लूं, उससे पहले मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था सीरिया की कहानी सुनने के बाद कि शिया और सुन्नी में क्या फर्क है। इस्लाम में शिया और सुन्नी, जब इस्लाम का जन्म हुआ था तब ये ऐसा कुछ था नहीं। और दूसरी बात ये कि शिया और सुन्नी में फर्क है क्या, और ये है क्या। पहली चीज, शिया और सुन्नी ये दोनों मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये दोनों ये मानते हैं कि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब जो पैगंबर है वो हजरत मोहम्मद है। शिया और सुन्नी दोनों मानते हैं कि जो कुरान शरीफ है वो हजरत मोहम्मद साहब के दौर में आसमान से नाजिल हुई। दोनों का धर्म इस्लाम है। लेकिन विवाद कहां से शुरू हुआ, जब जो लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं हजरत मोहम्मद साहब, जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये था कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, क्योंकि ये था कि आखिरी पैगंबर जो होंगे वो हजरत मोहम्मद साहब होंगे, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। तो अब ये था कि इसके बाद, लेकिन जो पूरी मुस्लिम वहां पे सारा मुसलमानों का जो राज्य था, ये तो उसकी लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी।
तो हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद दोनों थे हजरत अली, और अब चूंकि दामाद भी थे और चचेरे भाई भी, तो ये था कि वो उन्हीं के हाथ में अब ये खिलाफत आनी चाहिए, वही मुसलमानों की बागडोर संभालेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पहले उनके बाद जो दिया जाता है वो हजरत अली को नहीं दिया जाता है खिलाफत की बागडोर, बल्कि हजरत अबू बकर हैं, उनको पहला खलीफा बनाया जाता है। इसके बाद हजरत उमर को बनाया जाता है, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान को बनाया जाता है, और फिर चौथे नंबर पर हजरत अली को बनाया जाता है। अब यहीं पे ये हो गया कि जो हजरत अली के फॉलोअर्स थे और जिनका ये मानना था कि नहीं, ये जो खिलाफत है ये हजरत मोहम्मद साहब के वंशजों के पास ही होना चाहिए, और वंशजों में जो घर से हैं वो चचेरे भाई और दामाद दोनों हजरत अली थे। तो यहां से पहली बार एक विवाद शुरू हुआ, और इसीलिए जब हजरत अली को बनाया गया तो उसके बाद उनके मानने वालों ने उनको सीधा खलीफा नहीं माना, बल्कि पहला इमाम माना। और इनसे पहले के जो तीनों थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान, उनको उन्होंने कहा कि गलत तरीके से खलीफा बनाया गया था। तो पहली चीज खिलाफत, खलीफा से अलग होकर इमामत की अब बात आ गई, और हजरत अली को पहला इमाम माना गया। इसके बाद कुल 12 इमाम होते हैं शिया इसमें, जिसमें पहले हजरत अली थे, उसके बाद हजरत हसन, उसके बाद हजरत हुसैन। हसन और हुसैन हजरत अली के दोनों बेटे थे, और इसके बाद फिर 9 और इमाम होते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद कौन रहनुमाई करेगा, इसको लेकर जो चीजें हुई, उसके बाद से ही शिया और सुन्नी का ये विवाद शुरू हुआ। और उससे पहले ये हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी तक कभी ऐसा था ही नहीं, शिया और सुन्नी चीज ही नहीं थी, ये उसके बाद हुई। हालांकि ये विवाद आज भी है, और जैसे दुनिया में हाल जो मुसलमान हैं इसमें 2 ही धड़े हैं, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी है उनकी आबादी करीब करीब 75 या 80% है। जो शिया हैं वो करीब करीब 15 या 18% है पूरी दुनिया में। और शियाओं की जो सबसे बड़ी जो जहां पे आबादी है उसमें ईरान है, इराक है, और भी इसके अलावा कई मुल्क हैं। अब कई चीजें इसमें पॉलिटिक्स से भी आप जोड़कर देखें कि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड है, तो इसीलिए जब भी जिस चीज में ईरान कहीं इन्वॉल्व होता है, जैसे इसी सीरिया के इंसिडेंट पे आप ले लीजिए कि ईरान जो है वो सीरिया की मदद कर रहा था, क्योंकि वहां पे भी असद सरकार वो शिया है। तो इधर से सऊदी अरब हमेशा फिर एंटी ईरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर बात शिया और सुन्नी की आ जाती है। हालांकि शिया सुन्नी में शादियां भी होती हैं, बाकी सब कुछ भी होता है। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो शिया की आबादी है वो लखनऊ में है, और बाकी जगहों पे है, लेकिन उतनी परसेंटेज में नहीं है जितनी लखनऊ में है। तो इसीलिए शिया सुन्नी का अगर हिंदुस्तान में कभी आप तनाव और विवाद की बातें सुनेंगे तो सिर्फ लखनऊ से ही वो खबर आती है, अब बाकी जगहों से नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि जो चूंकि एक तो रिलीजन के बारे में ये ऐसी जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, बट कुछ लोगों से, कुछ उलेमाओं से मैंने बात की, दोनों शिया और सुन्नी, और कुछ पढ़ा भी, तो फिर मुझे लगा कि चूंकि इतने सवाल थे लोगों के कि आप लोगों को मैं इसके बारे में बता दूं, तो ये क्लियर हो गया होगा कि शिया और सुन्नी है क्या और इनका विवाद क्यों है। अब कुछ चीजें हैं, कुछ मैं नोट करके लाया था सबसे पहले।
आ, ये हैं अभिषेक दास। इन्होंने राजा भैया की कहानी सुनने के लिए कहा था, जल्दी सुनाता हूं। रोहन पुजारा अक्षरधाम की कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी आपको जल्दी सुनाते हैं। ओमकार कोरे हैं, इनकी लंबी लिस्ट है। अभिप्रीत सिंह एंड ग्रुप हैं, ये चारा घोटाले की कहानी सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है वो भी कहानी, जल्दी सुनाता हूं अभिप्रीत जी। और राहुल जायसवाल हैं, सुरेंद्र सिंह भाटिया हैं। परफेक्ट क्राइम क्या होता है, ये इनका सवाल है, जिसमें क्रिमिनल न पकड़ा जाए, जिसमें कातिल का खुलासा न हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपने खुद ही ये सवाल भी लिखा, तो उसमें एक जगह लिखा भी था, जैसे आरुषि केस। आरुषि को किसने मारा अभी तक तो पता नहीं है, क्योंकि एक कोर्ट ने कन्विक्ट किया, एक कोर्ट ने बरी कर दिया। तो जिसमें जो केस सॉल्व ना हो, जिसका कातिल ना पकड़ा जाए, वही परफेक्ट क्राइम कहलाता है। आर्या नीलेश हैं, आसिफ नसीम, पंडित कुलदीप, शुभम देवड़े, इरफान खान, ये माइकल जैक्सन की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूं। सुनील बनर्जी, मास आजमी, ये अबू सलेम की कहानी सुनना चाहते हैं। एक डॉक्टर मोहम्मद आसिम, डॉक्टर विजेंद्र और डॉक्टर गौरव है। ये तीनों अलग अलग, मतलब तीनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन तीनों अलग अलग इनकी स्पेशलाइजेशन है। और जो इनका मेल आया था, ये था कि तीनों एक साथ ट्रैवल करते हैं और कहानी सुनते हुए जाते हैं, और इनका वक्त कट जाता है। थैंक यू वेरी मच आप तीनों डॉक्टर साहब का। अब्दुल समील, इस टाइटल इनका कहना था कि इंग्लिश में दिया करें। अजय चौधरी, इनका एक सवाल था कि अगर आरुषि पे तो बहुत सवाल आता है, डॉक्टर तलवार ने आरुषि और हेमराज को आरुषि के कमरे में ही मारा था, तो उनके कमरे से ब्लड के स्टेन्स, एक भी बूंद या और कोई फॉरेंसिक एविडेंस क्यों नहीं मिला? तो उसकी वजह ये थी, जो चार्जशीट में है, कि आरुषि के कमरे की पूरी जो है मेकअप कर दिया गया था, मतलब उसको पूरा क्लीन किया गया था, बेडशीट बदल दिए गए थे, फर्श से लेके हर चीज साफ था। तो कोई भी एक सबूत या कोई भी ऐसी चीज वहां से मिली नहीं। भरत भाटिया हैं, ये उत्तराखंड का जब अलग बना और उस वक्त चीजें हुई थी, उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। ब्रिज राय हैं, इंतखाब आलम है, आलोक तिवारी हैं, मीना कौर हैं, अंकित त्रिपाठी हैं, तनुश्री गुप्ता, गाफथी कोम्बडी और रिंकू पटेल। आप तमाम लोगों ने अलग अलग कहानियों की फरमाइश भी की और अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी। थैंक यू वेरी मच। अब दीपक बताओ। सर, एक सवाल है कि जो रेप हुआ था, रिपोर्ट में आई थी कि रेप हुआ है, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि रिपोर्ट रेप नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि रेप हुआ था कि नहीं हुआ था? जो डॉक्टरों ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, तो डॉक्टरों ने इसमें रेप की बात कही थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो इसमें केस बनाया था, उसमें सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर, चुकी वो जिंदा थी, और रॉबरी, और इसी मामले में सजा हुई थी। रेप के मामले में कोई सजा ही नहीं हुई। और ये मतलब चूंकि एक 1973 का दौर था, जाहिर सी बात है उस वक्त बहुत सारी चीजें इतने एडवांस भी नहीं थे, ना पुलिस, ना ये फॉरेंसिक की चीजें शायद थी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा मिला एक्यूज को, और यही वजह है कि ये बड़ी हैरानगी की बात है कि मेडिकल रिपोर्ट ये कहता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन कानून के पन्नों में वो नहीं है। सर, कई लोग पूछे फिर रेप किया किसने? फिर क्या उसकी जब वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद बेहोश होने के बाद किसी ने उनके साथ रेप ये सवाल उठा था, चूंकि लगातार सोहन लाल मना कर रहा था
तो सोहन लाल ने यह भी कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किसने किया, लेकिन ये था कि रेप हुआ है और वो सोडोमी था। लेकिन इसके बाद चूंकि रात 8 से 9 के बीच की बात है और अगले दिन 7 साढ़े 7 बजे जो है वो जो आया था उसने देखा था, जो क्लीनर था, स्वीपर। तो इस दौरान में और कौन वहां गया, क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। सर अभिप्रीत सिंह जी हैं, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और बैंगलोर से कई दिनों से आप गुजारिश कर रहे हैं कि आप लालू की चारा घोटाले के ऊपर आप। मैंने अभिप्रीत सिंह जी, बिल्कुल मैं अभी आपका नाम लिया था, आपने कहा कि चारा घोटाले की कहानी सुनना चाहते हो, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए पूरा। सर संग्राम सिंह राठौर जी हैं, सर वो आईटीबीपी में है और अभी कश्मीर में है और आतंक विरोधी ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और रोज आपकी कहानी सुनते हैं, तो आपको धन्यवाद कह रहे हैं। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह कहते हैं तो हौसला भी बढ़ता है। सर इस्माइल हंसोलो एक नाम से आईडी है, सर वो कह रहे हैं उनका आज बर्थडे था, उनको एक विश कर दीजिए। इस्माइल साहब हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहिए और बस सेहतमंद रहिए और खूब नाम कमाइए, शोहरत कमाइए, दौलत कमाइए। सर संजना यादव जी हैं, वो कह रही हैं कि सम सर को बताइएगा कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं और एक बार हमारा नाम ले लीजिए, क्योंकि मैं उनसे परसों से कह रही हूँ कि मैं संजना यादव जी, थैंक यू वेरी मच और अच्छी रहें आप और बस इसी तरह आप लिखते रहें, हौसला बढ़ाते रहें। सर रौनक पटेल जी का कहना कि यू आर वेरी गुड स्पीकर, ट्राई इन पॉलिटिक्स, थैंक्स फॉर योर स्टोरीज। रौनक साहब थैंक यू वेरी मच। आपकी इस सवाल पे एक सवाल याद आया, किसी ने मेल किया था कि क्या मैं पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट या मत ज्वाइन कर सकता हूं। तो मैं बड़ा क्लियर बताऊं कि पॉलिटिक्स के पी के बारे में भी नहीं सोच सकता हूं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं कि वो हर एक के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो मेरी जिंदगी जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग से शुरू है और क्राइम रिपोर्टिंग पे ही खत्म है। इसके अलावा मैंने लाइफ में कुछ सोचा नहीं है। इन्होंने ये भी पूछा था कि कौन सी पार्टी, तो पार्टी मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं। मैं पार्टी से पहले देखता हूं कि कैंडिडेट कैसा है, और ऐसा नहीं मैं हमेशा पाबंदी से वोट देता हूं, बट मेरी पहली यही होती है कि जिस जगह पे जहां पे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो भी, वहां पे कैंडिडेट कौन है, और इससे मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता कि वो किस पार्टी से है। कैंडिडेट अगर अच्छा है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, तो फिर बिल्कुल वोट देना चाहिए। सर के.एम. आचार्य जी पूछे 42 साल कोमा में रहने की वजह से बाद में मौत होने के कारण आरोपी के ऊपर कोई धारा के तहत केस दोबारा दर्ज नहीं हो सकती? नहीं, आरोपी के चूंकि 42 साल तक कोमा में रही और कानून में जो सजा है सजा है। अब हम 2-3 चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये केस कब हुआ था। 1973 में 73 में उम्र कैद 14 साल की ही थी, और चूंकि अटेम्प्ट टू मर्डर था, आप सेक्शन भी देखें, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए मैक्सिमम जो सजा है वो 10 साल है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर और रॉबरी एक बाली को लेकर तो जितनी सजा थी उतनी ही होगी। अब ये कि 42 साल आप कोमे में रहे और इसलिए उसके लिए अलग से इस तरह की सजा हो, वो कानून इसकी इजाजत नहीं देता। बेशक हम लोग इंसानियत के लेवल पे तमाम ऐसी बातें करें, लेकिन कानून में हर चीज फिक्स है। हाँ, सजा हो सकती थी, ज्यादा हो सकती थी, अगर उस वक्त शायद सही मामलों में इसकी जांच होती और पुलिस इस केस को सही से बनाती। और चूंकि रेप वाली जो बात आ रही है, अगर वो भी चार्ज होता तो इतनी आसानी से सोहन लाल बरी नहीं होता। सर फेसबुक से सवाल है सुभाष सिंह सोलंकी जी का कि मैं ऑफिस में रहते हो, आपकी कहानी सुन लेता हूँ सर, अगर आप कोई हिस्टोरिकल कहानी भी सुना सकें जैसे कि महाराणा प्रताप या अकबर के बारे में तो अच्छा लगेगा हमें। सुभाष जी हिस्टोरिकल कहानी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल वहां रहता हूं जो मेरे बाउंड्री के अंदर की चीजें हों। क्राइम, तो क्राइम से रिलेटेड जो भी हो, क्योंकि हिस्ट्री और ये सारी चीजें सुनाने में बड़ा एक तो जोखिम भी होता है, या तो मैं उसका एक्सपर्ट हूं तो बहुत बेहतर सुना दूंगा, एक्सपर्ट हूं नहीं।
हिस्ट्री पढ़ने लिखने से वैसे ही भागता रहा हूं, तो वहां पे ये भी है कि आपको गाली खाने की भी बड़े चांसेस हैं अगर जरा सी हिस्ट्री को तोड़ मोड़ को पेश कर दिया। तो आदमी को वही करना चाहिए जिसके बारे में वो जानता हो और जिसके बारे में वो कॉन्फिडेंट हो। सो स्वप्निल बंसल जी का सवाल है, अगर ये क्राइम आज हुई होती तो क्या पनिशमेंट मिलती? सुनील जी, अगर ये क्राइम आज हुई होती, पनिशमेंट तो आज भी वही है, सेक्शन आज भी वही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बेहतर होता। आज इस इन्वेस्टिगेशन की जो स्किल है वो डिफरेंट है। आज बहुत सारे ऐसी जो क्राइम में जो फॉरेंसिक चीजें आ गई हैं वो अब थोड़ा सा बेहतर हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज अगर इस हालात में होता तो इतनी कम सजा होती। सर कृष्णा परमार जी हैं सर, वो पूछ रहे हैं कि आपसे 3 सवाल हैं। पहला कि विनोद शिकारपुरी की आप पर कहानी सुनाए, दूसरा स्पोर्ट्स तक पे आए, और तीसरा कि आप यूट्यूब सिल्वर बटन दिखाए। आपने तीनों वादे किए थे, आपने पूरे नहीं किए। कृष्णा परमार जी, दिल से माफी चाहता हूँ, आपने तीनों चीज कही, तीनों अभी तक वादा पूरा नहीं किया। मैं जल्दी फिर से एक वादा और करता हूँ कि मैं जल्दी इन तीनों वादों को पूरा करूंगा। सर दिवांशु राज जी पूछे, सर मर्सी किलिंग क्या किसी देश में अभी भी मतलब लीगल है या नहीं है? मर्सी किलिंग है, कई जगह पे दुनिया में है। मैं बल्कि पढ़ ही रहा था। एक्चुअली ये जो मर्सी किलिंग, या जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसको लेके कोई कानून नहीं है। और उसकी वजह एक ये है कि हमारे यहाँ जो रिलीजन इससे टकराता है। हमारे यहाँ के लोगों की मान्यता यह है कि अगर हम इस तरीके से जानबूझ के किसी को मारने की इजाजत दें, मतलब इच्छा मृत्यु चाहे इस हालत में भी, तो वो गलत है, क्योंकि क्या पता शायद ऊपर वाला बचा ले वो और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो एक ये चीजें आती हैं। दूसरा, दुनिया के और कई मुल्कों में इस तरह की चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक तो यूथनेशिया जो होता है या इच्छा मृत्यु, ये 3 तरीके के हैं। एक एक्टिव यूथनेशिया कहलाता है। इसमें मरीज को डॉक्टर कोई जहरीला इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और ये कई मुल्कों में चलन में है। एक पैसिव यूथनेशिया होता है। इसमें डॉक्टर उस मरीज का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे बहुत सारा आपने देखा होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होते हैं, तो वो हटा देते हैं, जिसके जीने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाती है, और अगर उसकी फैमिली तैयार हो। तीसरा, एक फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड है। इसमें यह होता है कि मरीज को खुद इजाजत दी जाती है कि आप पॉइजन या कुछ खा लो, और चूंकि अब आपके कुछ चांस है नहीं, तो इसकी जर्मनी में जो है ये लीगली है वहां पे। इसके अलावा जो यूथनेशिया को लेकर जो कानून है, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग, यहां पे इसकी इजाजत है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ वैलिड रीजन है, तो यहां पे लोगों को इच्छा मृत्यु की इजाजत है। अमेरिका के भी 5 राज्यों में इसकी इजाजत है। एग्जैक्ट कौन कौन से राज्य हैं मुझे इस वक्त नहीं पता।